हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो बिल्कुल आप मेरे साथ व्यस्त हो जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम को जब होना होगा तो होगा। हर चीज़ एग्ज़ाम के लिए नहीं होता, कुछ हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पढ़ते रहना चाहिए हमेशा। तो मैं क्लास 9 में या 10th में जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड का आप लोगों को सीरीज़ करवा रही थी। मैंने क्लास 9 का 1 to 3 चैप्टर करवाया है और 4th चैप्टर जलवायु जो है मैं करवाने वाली हूँ। लेकिन आज मैं कुछ अलग बताने वाली हूँ, यानी आपको जलवायु के बारे में पढ़ने से पहले मुझे लगता है कुछ टर्म है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पवन की दिशा, ये अधिकांश बच्चों को ना समस्या होती है कि मतलब कौन सी पवन किधर जा रही है, कौन सी पवन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है पवन के बारे में। तो देखिए, पवन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड को शेयर करना। और फ्रेंड्स, एक बात, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते हो। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत, और ये जो है ना पवन, इससे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आप सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पवन, तो बताइए कि पवन किसे कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे आसपास जो चलती हैं हवाएं, हम उसको पवन कहते हैं, यानी हवा को पवन कहते हैं। तो देखिए, पवन जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, यानी ये एक स्थान है और ये एक स्थान है, सपोज दैट ये दो स्थान है। तो पवन जो है एक स्थान से क्या जाती है, दूसरे स्थान की ओर चलने वाली जो वायु है उसी को हम पवन कहते हैं। लेकिन पवन हमेशा क्या होगा, ये देखो, हमेशा जो है ना उच्च वायु दाब, यहाँ क्या होना चाहिए, उच्च वायु दाब होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, यानी जहाँ से पवन चल रही है तो आप समझ लेना कि वहाँ क्या होगी, उच्च वायुदाब होगी। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। और पवन की दिशा जो है ये भी बहुत सारे चीज़ों पे मतलब डिपेंड करती है। तो आप बता सकते हो कौन कौन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो देखो स्टूडेंट, पवन की जो दिशा है ये क्या होगी, दाब प्रवणता, ठीक है। दाब प्रवणता, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय जो त्वरण होता है, उसके बाद आपका भूतलीय वितरण, इन सभी चीज़ों पे क्या करती है पवन की दिशा, निर्भर करती है। अब ये जो है कोरियोलिस बल, इसके बारे में आपने सुना होगा। कोरियोलिस बल जो है वो क्या होता है, विषुवत रेखा पर, यानी ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ पे विषुवत रेखा है। तो यहाँ पे जो कोरियोलिस बल होता है, ये इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। इस पवन की गति जो है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहाँ पे, कोरियोलिस बल का, कहाँ पे, विषुवत रेखा पर। अब कोरियोलिस बल के जो है प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, पवने दाईं ओर और दक्षिणी, या ये अब उत्तरी गोलार्ध है, सपोज दैट उत्तरी गोलार्ध में ये क्या होगी, आपका ये दायां है। तो पवन क्या होगी, जल रही है तो वो अपने दाहिने ओर, ठीक है, अपने दाहिने ओर मुड़ जाएगी। और जो है दक्षिणी गोलार्ध में वो क्या होगी, अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो इस तरह जो है पवन क्या करती है, कोरियोलिस बल की वजह से जो है अपना दिशा को बदल लेती है। और इस को ही हम फेरेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, फेरेल लॉ क्या है। तो यही है फेरेल लॉ। इन्होंने किया था कि हाँ, ये जो पवनें होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने क्या होती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। अब हम ये देखेंगे कि पवन कितने प्रकार के होते हैं, पवनों का वर्गीकरण। तो पवन जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला हो जाएगा स्थायी पवन और दूसरा हो जाएगा अस्थायी पवन। अस्थायी पवन को ही हम भूमंडलीय पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमंडलीय पवन। अब अस्थायी पवन में भी क्या होता है कि टाइप होता है, बहुत सारे टाइप है। अब देखिए, पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्र पर क्या होता है, एक दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को अस्थायी पवन, यानी वो अस्थायी होती है, वर्ष भर उस स्थान पे चलेगी ही चलेगी। ऐसे पवनों को हम अस्थायी पवन कहते हैं, है ना। आपको नाम से पता चल गया होगा कि अस्थायी मतलब जो हमेशा एक जगह पे स्थिर हो, और अस्थायी जो स्थिर ना हो। तो ऑब्वियसली जो स्थायी पवन है वो क्या होगी,
कि एक स्थान पे, यानी यहाँ पे सालों भर ये पवनें चलती हैं। तो इसका भी टाइप होता है, जैसे ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया व्यापारिक पवन, जिसको ट्रेड विंड कहते हैं। देन पछुआ, जिसको वेस्टर्न विंड कहते हैं। देन है ध्रुवीय, जिसको हम पोलर विंड कहते हैं। तो इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार जो है इससे क्वेश्चंस हमारे ये रहते हैं। अब देखो व्यापारिक पवन किससे कहते हैं, तो व्यापारिक पवन जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं। इसकी दिशा क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व होगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, उत्तर नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व होगी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा किस गोलार्ध में चल रही है ना। और दक्षिण में क्या हो जाएगी, दक्षिण में दक्षिण पूर्व जो है हो जाएगी। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी हो जाती है, दक्षिणी पूर्व से उत्तरी पश्चिम में होती है। अब विषुवत रेखा के नज़दीक जो है, यहाँ पे ये जो आपको बता रही हूँ, यहाँ विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के नज़दीक में क्या होगी, ये व्यापारिक पवनें आपस में टकराएगी। दोनों आपस में, इधर से पवन आ रही है, इधर से पवन आ रही है, और विषुवत रेखा के पास जब वो टकरा जाती है तब क्या होता है, टकराने के बाद ये संवहन धाराएं ऊपर उठती है, और जिससे वहाँ पे क्या करेगी, ये कपाशी वर्षी मेघ से मूसलाधार वर्षा होती है। इस एक यहाँ पे एक मेघ बन जाता है, जिसको कहते हैं कपासी वर्षी। ठीक है, क्या बनेगा, जब दोनों पवनें आपस में टकराएगी तो यहाँ पे कपाशी वर्षी मेघ बनेगा, और कपाशी वर्षी मेघ से ही क्या होगी, मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें। देन है पछुआ पवनें। पछुआ पवन किसे कहते हैं, तो दोनों गोलार्ध में, ये दोनों गोलार्ध हो गया। ठीक है, अब दोनों गोलार्ध में क्या होगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को इनकी पश्चिमी दिशा के कारण क्या होती है, पछुआ पवन कहा जाता है। अब देखो इसका सर्वोत्तम विकास क्या होगा। अब पछुआ पवन का ना बहुत जगह अलग अलग नाम है ना, जगह के अकॉर्डिंग इसका नाम बदलता है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो किसके बारे में, पछुआ पवन के बारे में। तो आप सुने होंगे कि पछुआ पवन यानी पश्चिम दिशा की से आने के वजह से ही इसका नाम जो है पछुआ पवन पड़ा है, जिसको वेस्टर्न लाइन कहते हैं। इसका सर्वोत्तम विकास जो है 40 डिग्री से 65 डिग्री, कितना डिग्री, 40, यहाँ से लेकर 40 से 65 तक में हुआ है। ठीक है, 40 से यहाँ 65 तक में हुआ है। अब इसका नाम जो है क्या होता है, जगह जगह पे बदल जाता है। जैसे दक्षिणी अक्षांश के मध्य से होता हुआ जाता है। इसका स्थानीय नाम 40 डिग्री के पास गरजता चालीसा। अब देखो ये जो पछुआ पवन है 40 डिग्री के पास, इसको हम क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा। यानी गरजता चालीसा हम कहाँ पे, पछुआ पवन का कहाँ पे नाम रखा गया है, 40 डिग्री के पास जो है इसका नाम क्या रखा गया है, गरजता चालीसा रखा गया है। उसके बाद इसका नाम क्या पड़ेगा, प्रचंड पचासा। ठीक है, तो प्रचंड पचासा कहाँ पे है, प्रचंड पचासा, ये 50 डिग्री के पास में जो है किसका, पछुआ पवन का ही नाम है। पूछ सकता है आपको कि प्रचंड पचासा जो है किस पवन को कहते हैं, ध्रुवीय पवन, व्यापारिक पवन, तो क्या हो जाएगा बताइए आप, पछुआ पवन हो जाएगा। उसके बाद इसका एक और नाम है चीखता साठा। चीखता साठा कहाँ पे है, तो इसका है चीखता साठा। चीखता साठा जो है 60 डिग्री के पास है। तो ये आप याद रख सकते हो कि 40 के पास गरजता चालीसा, 50 के पास में, 50 डिग्री के पास में प्रचंड पचासा कहते हैं, और 60 डिग्री के पास में इसको क्या कहते हैं, चीखता साठा कहते हैं। यानी ये क्या है, पछुआ पवन की ही नाम है। तो ये था पछुआ पवन। देन है ध्रुवीय पवन, जैसे इसके नाम से है, यानी ध्रुवीय पवन कहाँ पे बहेगी, ध्रुव पे। तो ये हमारा ग्लोब है, तो ये है हमारा ध्रुव, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब यहाँ पे जो पवन चलती है उसको हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। ध्रुवीय पवन क्या होगी, ये भी उच्च वायुदाब की पेटी से कहाँ चलेगी, उपध्रुवीय निम्न, उपध्रुवीय यहाँ से चलती है पवनें। ठीक है, तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलेगी। अभी मैंने आपको कहा था कि पवन की जो गति होगी, दिशा होगी, वो क्या होगी, किधर से किधर चलेगी, तो वायुदाब की पेटी की ओर प्रभावित होती है। अब पवन को हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय पवन कहते हैं, इसके नाम से जाते हैं। पछुआ पवनों से टकराने के बाद क्या होती है, ये जब ये पवन जो है ध्रुवीय पवन, ये यहाँ से आई, कहाँ पे आई, उपध्रुवीय क्षेत्र में आई, और यहाँ पे ये पछुआ पवन से टकराई,
या इधर से आपका जो है वो ध्रुवीय पवन आ रही है और यहाँ पे आपका पछुआ पवन है। जब वो आपस में टकरा जाती है तो वहाँ पे चक्रवाती वर्षा होती है। तो चक्रवाती वर्षा कहाँ होगी बताइए? तो चक्रवाती वर्षा वहाँ होगी जहाँ पे दोनों पवन मिलेंगे, यानी कौन से? पछुआ पवन एंड कौन से? ध्रुवीय पवन। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब ये आपको तीनों मैंने समझा दिया। अब चलते हैं अस्थाई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अस्थाई पवन किसको कहते हैं, यानी मौसम या समय के परिवर्तन के साथ, ठीक है, जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें हम सामयिक या अस्थाई पवन कहते हैं, जिसमें मानसूनी पवन आ गया, ठीक है, स्थल समीर, समुद्र समीर, ये सभी क्या आते हैं? ये आपका जो है वो किस में आएंगे? ये सभी सामयिक पवन में आएंगे, अस्थायी पवन में आएंगे। तो मानसूनी पवन, जैसे कि मानसूनी शब्द का नाम से पता चलता है ना कि ये मौसम के अनुसार बदलना, अपने मार्ग को क्या करती है? ये बदल लेती है, उसको हम मानसून कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसी में आ जाता है और एक है क्या? स्थलीय समीर। तो स्थलीय समीर क्या होगा? लाइक स्थलीय समीर ये स्थल है, ठीक है। तो स्थलीय समीर किस भाग से किधर की ओर चलेगी बताइए हम। तो नेक्स्ट है हमारा अस्थाई पवन। तो अस्थाई पवन किसे कहेंगे? जिसका जो है दिशा जो है बिल्कुल स्थिर नहीं रहती है, अस्थाई रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना, अस्थिर जो रहती है उसको हम अस्थाई पवन कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अस्थाई पवन कितने टाइप के होती है। अस्थाई जो है वो, जैसे उसमें क्या आएगा? मानसून। मानसून पवन एक अस्थाई पवन में आता है। मानसून हो गया, स्थल समीर, ये सभी जो है स्थल समीर और समुद्र समीर, ये सभी क्या हो गया? अस्थाई पवन है। अब मानसून पवन का जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, कहाँ पे? हमारे भारत में। तो इसीलिए मानसून पवन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो है हमें अपने भारत का भूगोल पढ़ना है और उससे क्वेश्चन आपको रहेगा, तो मानसून को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मानसून जो का उत्पत्ति जो होता है वो कहाँ होता है? मानसून का आपको पता होगा कि यहाँ पे विषुवत रेखा, इधर कर्क रेखा, यहाँ मकर रेखा है। तो कर्क और मकर रेखा के पास में किसकी उत्पत्ति होती है? मानसून की। मानसून पवनों की उत्पत्ति कर्क और मकर रेखा के पास में होती है। अब जो है मानसून, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ होता है हवाओं के रुख के साथ में, ठीक है, हवाओं के रुख का बदलना, है ना, हवा जो है अपनी रुख बदलती है, इसी को हम मानसून कहते हैं। इसका अर्थ है, ये पूछ सकता है। अब मानसून का प्रभाव जो है वो कहाँ पे बढ़ता है? तो मानसून का प्रभाव जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशेष रूप से, बताओ इसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया में देश पड़ता है? तो पड़ता है। यद्यपि इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका में भी मानसून पवनें चलती हैं, ठीक है, परंतु एशियाई मानसून की तथा प्रभाव जो है नहीं डालती है एशियाई मानसून की तरह। अब मानसून पवनें जो है ग्रीष्म ऋतु में क्या करेगी? समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, समुद्र से, ठीक है, लाइक यहाँ समुद्र है और यहाँ पे स्थल है, ठीक है, यहाँ पे स्थल है, तो ये समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो समुद्र स्थल से और शीत ऋतु में क्या होगी? जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। शीत में क्या होगी? ये स्थल से, अगर शीत ऋतु है, ठीक है, तो ये क्या होगी? ये स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। कौन सी? मानसून की पवनें। अब इसमें आपको पता ही है कि उच्च दाब होता है, निम्न दाब। तो जब ग्रीष्म ऋतु में ये समुद्र से स्थल की ओर जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा? उच्च वायु दाब होगा, और यहाँ पे क्या हो रही है? निम्न वायु दाब है। चूंकि क्या हो रहा है, और शीत ऋतु में क्या होगी? जब स्थल से समुद्र की ओर चल रही है तो यहाँ स्थल में क्या हो गया? स्थल में यहाँ पे उच्च वायु दाब है और यहाँ पे निम्न वायु दाब है। तो ये जो है इस प्रकार जो है ये चलती है। ये है आपको मानसून पवनें। अब शीतकालीन मानसून से क्या होगी? जो तमिलनाडु है इसके तटीय क्षेत्र में क्या होगी? भारी वर्षा होगी, ठीक है। अब आपको ये देखिए, मैंने कोरियोलिस बल बताया था, क्या होगी? अब कोरियोलिस बल का प्रभाव जो है हमारे मानसून की पवनों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तापमान में विषमता होने के कारण क्या होगा? दिन में समुद्र से स्थल की ओर जो हवाएं चलती हैं, तापमान की विषमता के कारण दिन में हवा किधर से चल रही है? अब हम इसको ग्रीष्म को हटा देते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रीष्म को हटा दो तो देखो, ग्रीष्म को हटा देने के बाद क्या होगा? यहाँ पे दिन में स्थल से समुद्र,
दिन में क्या होगी, हवाएं कैसे चलेगी, दिन में ये समुद्र से स्थल की ओर चल रही है, ये दिन का समय है, समुद्र से स्थल की ओर चल रही है। क्योंकि दिन में आपको पता होगा कि जो धरातल है तो दिन में यहाँ पे क्या होगी, सूर्यताप ज़्यादा रहता है, गर्म रहता है, लेकिन जो समुद्र होता है उसको गर्म होने में समय रहता है, तो इसलिए जो है ये समुद्र से स्थल के दिन में चलेगी। और रात में ये पवनें क्या होगी, रात में जो धरातल होती है वो ठंडी हो जाती है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे कौन सा उच्च दाब हो जाता है, उच्च दाब होने की वजह से जो है उच्च दाब स्थल से समुद्र की ओर पवनें चला करेगी। तो ये था रात्रि के समय में। और अब स्थल समीर क्या है, अब देखिए यदि हवाएं क्या होता है स्थल से, मैंने बताया इसको हम स्थलीय समीर कहते हैं। कुछ स्थानीय पवनें होती हैं, जैसे भूतल में गर्म और ठंडे होने की जो भिन्नता है और दैनिक और वार्षिक चक्रों का विकास से क्या हो जा रहा है, बहुत से स्थानीय और क्षेत्रीय पवन प्रवाहित होती है, जो भी स्थानीय पवन है वो प्रभावित हो जाती है। और स्थानीय हवाओं का संबंध कहाँ से है, क्षोभ मंडल के निचली परत से। आपको पता होगा कि हमारे धरातल पे जो है क्या हमारे वायुमंडल में बहुत सारी परत है, तो जो पहला परत है उसको क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। तो क्या होगा, जो क्षोभ मंडल है पहली परत, क्षोभ मंडल का जो निचला परत है, ठीक है, निचला परत, तो क्षोभ मंडल का जो निचला परत है, निचली परतों तक स्थानीय हवाएं क्या होगी, यहाँ पे स्थानीय प्रवाह जो निचली परत में होती है। अब हम देखते हैं कुछ स्थानीय पवनें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चीनूक ले लेते हैं। चीनूक जो है ये कैसी है, पूछेगा कि चीनूक जो है वो कैसी स्थानीय पवन है। तो चीनूक जो है ये गर्म और उष्ण है। क्या है, ये गर्म और उष्ण है और ये अमेरिका के रॉकी पर्वत कि पूर्वी ढाल से क्या होती है, जो है उतरती है। कौन सी, चीनूक। देन आपका होता है फॉन। फॉन जो है ये भी क्या है, ये भी गर्म और उष्ण है, ठीक है, यानी गर्म को ये उष्ण बोलते हैं, यानी उष्ण और जो है आर्द्र होगा। क्या होगा, उष्ण। और फॉन जो है उष्ण और आर्द्र स्थानीय पवन है। और ये किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है, तो ये आल्प्स जो है, आल्प्स, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, इन सारे क्षेत्रों को ये प्रभावित करती है फॉन जो है। और ये आपको मैं बता दूं, जो फॉन पवनें हैं ना, ये अंगूर की फसल के लिए बहुत लाभकारी होती है। जब फॉन चलती है तो ये चूँकि गर्म और उष्ण होती है, जिस मतलब आर्द्र होती है, जिसके वजह से अंगूर की क्या करती है, पका देती है। तो ये अंगूर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, फॉन जो है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चलता है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है वो कैसी है, तो मिस्ट्रल क्या है, एक ठंडी स्थानीय पवन है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ, फ्रांस। मिस्ट्रल देखिए, मिस्ट्रल फ्रांस, मध्य यूरोप और राइन घाटी, ठीक है, राइन घाटी में ये बहती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हरमटन। हरमटन कैसा स्थानीय पवन है, तो हरमटन भी क्या है, गर्म है। आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, और क्या होता है, इसकी जो हवा होगी ना काफ़ी धूलिमय होगी, मतलब जब ये हवा चलती है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा धूल धक्कर ये सब जो है इसके साथ चलती है। और ये पवन क्या करेगी ना, गिन्नी के तट पर उष्मा से लोगों का मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो ये लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा राहत देती है। इसीलिए जो है ना, हम यहाँ पे जो है इसको हरमटन को क्या बोलते हैं, डॉक्टर हवा कहते हैं। डॉक्टर पवन पूछ सकता है आपको कि डॉक्टर पवन किसे कहते हैं, तो हम हरमटन को जो है डॉक्टर पवन भी कहते हैं। उसके बाद आपका जो हम आ जाते हैं किसमें, हरमटन के बाद शिरोक्को है ना। शिरोक्को जो है आपका ये भी कैसी पवन है, सिरोक्को भी उष्ण पवन है, अत्यधिक उष्ण है ये सिरोक्को जो है। और ये कहाँ चलती है, सहारा मरुस्थल से देखिए सहारा मरुस्थल से सिरोक्को कहाँ चलेगी, उत्तरी अफ्रीका, है ना, सिसिली, इटली, इसमें सिरोक्को चलती है। उसके बाद है सिमूम क्या है, ये भी उष्ण पवन है और ये नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में चलती है, जो सिमूम है। देन आपका आ जाएंगे ये जो है कोयम्बैक, ठीक है, कोयम्बैक है, नॉर्वेस्टर है। नॉर्वेस्टर भी जो है एक उष्ण है, लेकिन ये नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है पूछता है, न्यूजीलैंड में चलती है। कोयम्बैक है, शांता एना है और लू है। तो आपको पता ही होगा ये कोयम्बैक जो है ये जावा, इंडोनेशिया में बहती है और ये गर्म है। ये तंबाकू की खेती के लिए पूछ सकता है आपको। तो ये जो कोयम्बैक है ये तंबाकू की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शांता आना क्या है, ये एक बहुत ज़्यादा आपको मैं बताइए फल के बगीचे में काफ़ी नुकसान पहुंचाती है शांता आना जो है।
तो ये कहाँ के फल के बगीचे में नुकसान पहुँचाती है? कैलिफोर्निया के फल के बगीचे में। देन है लू। तो आपको पता है लू जो है ये कहाँ की स्थानीय पवनें हैं? भारत की। यानी लू जो है उत्तरी पश्चिमी तथा क्या होती है, पश्चिमी पूर्व में चलने वाली प्रचंड ये उष्ण कैसी है? ऑब्वियसली गर्मी में चलती है। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग बहुत बार होता है ना गांव में, लोग बोलते हैं इतना धूप है, इतना गर्मी है, मत निकलो, लू लग जाएगी। तो लू लग जाएगी का मतलब ये ऐसा नहीं है, कुछ भूत प्रेत नहीं है। तो ये एक स्थानीय पवन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उष्ण और शुष्क होती है, और ये इसका जो है ना ताप बहुत ज़्यादा ये होती है, तो वो उससे जो है आदमी का स्वास्थ्य इफेक्ट हो जाता है। तो ये लू जो है हमारा इंडिया में उत्तरी पश्चिमी भाग में ये सब में चलती है। तो ये है आपकी स्थानीय पवनें। तो ये इससे क्वेश्चन जैसे ये सारे नाम पूछ देते हैं स्थानीय पवनों का, तो आप इसको नोट डाउन कॉपी में कर सकते हो और उसको मेमोराइज कर सकते हो। बस 1-2 बार इस वीडियो को देखो, ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा, बस अब वीडियो जो है ये ख़त्म होने ही वाला है। मैं थोड़ा सा जेट प्रवाह, जेट फ्लो क्या है इसके बारे में आपको बता दूं। तो देखिए जेट फ्लो जो होगी वो कहाँ होती है, कहाँ बहती है? तो जेट फ्लो मैंने अभी आपको बताया, क्षोभ मंडल का जो निचला परत होता है उसमें मैंने आपको बताया कि स्थानीय पवनें चलती है, लेकिन क्षोभ मंडल के जो ऊपरी परत है इसमें चलेगी, क्या चलेगी? इसमें जेट प्रवाह चलती है। क्षोभ मंडल के किस परत में चलेगी? ऊपरी परत में जेट प्रवाह चलती है। और इसका जो है ना ऊंचाई कितनी होगी? ये 7.5 किलोमीटर से, है ना, ये 7.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहती है जेट प्रवाह। तो ये काफ़ी ऊंचाई में बहती है और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से होगी? यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होगी जेट प्रवाह, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। वायुमंडलीय, अब इसमें क्या होता है जेट प्रवाह की वजह से? तो जेट प्रवाह जो है ये वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तूफान, वर्षा, इन सभी को क्या करेगी? जन्म देगी जहाँ जहाँ से चलेगी ये। और अब आपको मैं बता दूं, ये जो है जेट प्रवाह, इसको हम ना रॉसबी लहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉसबी लहर। क्यों कहते हैं रॉसबी लहर? क्योंकि ये जो है स्वीडिश मौसम विज्ञानी, इनका नाम था कार्ल गुस्ताव रॉसबी। क्या नाम था? स्वीडिश मौसम विज्ञानी कार्ल गुस्ताव रॉसबी ने जेट प्रवाह की खोज की थी, इसलिए इनके नाम पे इसका नाम रॉसबी लहर है। ठीक है, ये जो है जलवायु तथा मौसम के अध्ययन के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था आपकी कुछ टर्न, पवन, विंड, जेट प्रवाह, इन सारे चीज़ों से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें कुछ और है, जैसे कि वायु राशि क्या होती है, ठीक है, तो आर्द्रता, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी। उसके बाद में भारत के जलवायु जो चैप्टर है उसको मैं आपको करवाऊंगी। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।